देखते हैं एनसीईआरटी 12 क्लास के 4th चैप्टर में के कुछ अवशेष बचे हुए थे, तो क्या हम सब कुछ देख कर समझ सकते हैं। तो अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है और ये परंपरा ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया है कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इस भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वस्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। और लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम अभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए क्या इसका महत्व था? अनजाने को समझाने की कोशिश देखते हैं तो यह स्मरणीय है कि यूरोप में विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उसकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथी वाली या मनुष्यों और जानवरों के रूप को मिलाकर बनाई गई थी और मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे इससे घृणा कर बढ़ते थे। और इन शुरू में विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध की बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित थे और उत्साहित हुए और ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियां यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिलती थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे इसलिए उन्होंने इसे भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। इतिहास परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीजों के आधार पर परिचित चीजों को समझने का पैमाना हम तैयार करते हैं। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो तो क्या होता है, देखते हैं। एक और समस्या यह नजर डालिए कि हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चित ही ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियां। निश्चित ही चित्र देखेंगे 4.30 में कहाँ है ये है चित्र। इस चित्र में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की और लेकिन उनमें काफी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखाया गया है और यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। फिर अंततः हमने यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतें, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए और इसमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है। कई लोगों और समुदायों को चिर अस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो और वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल यज्ञ राशि का मात्र ऊपरी परत हो। काल रेखा देखते हैं। महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव देखते हैं तो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक परंपराएं और लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और लगभग 3री सदी ईसा पूर्व आरंभिक स्तूप बनना तैयार हो गए थे और लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास और वैष्णववाद, शैववाद
और देवी पूजा परंपरा स्टार्ट हुई थी। और लगभग 3वीं सदी ईसा पूर्व में सबसे पुरानी मंदिर और प्राचीन इमारतें और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण देखते हैं 19वीं सदी में। तो 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना, 1834 में रामराज लिखित सेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन का निगम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। और 1835 से 1842 में जेम्स फर्गूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई। 1854 में अलेक्जेंडर का निगम ने भिल्सा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। 1878 में राजेंद्र लाल मिश्र की पुस्तक बोध गया और द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 में H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। और 1888 में ट्रेजर ट्रोन एक्ट का बनाया जाना और इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती है। और 20वीं सदी में देखते हैं 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूशे की द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन। 1823 में जॉन मार्शल की पुस्तक कन्वेंशन मैनुअल का प्रकाशन। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। और 1989 में सांची को एक विश्व कला स्थान घोषित किया गया।